नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम मानसून से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और ये आपका ज्योग्राफी से संबंधित है। आप जानते हैं कि आर ओ का जो पेपर होने वाला है वो 11 फरवरी को डेट निर्धारित की गई है। तो 11 फरवरी इसकी तिथि निर्धारित की गई है क्या आर ओ का जो पेपर होने वाला है, आर ओ 2023 का। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में हम भूगोल के जो एमसीक्यू हैं उसे करेंगे और ये हम चैप्टर वाइज करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये परीक्षावाणी पुस्तक का है। ठीक है, अपना कोई मेरा सेट नहीं है, बल्कि परीक्षावाणी पुस्तक का ही ये सेट है। जिनके पास अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है वो यहाँ से एमसीक्यू कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यदि आपके पास पुस्तक आप देख चुके हैं और राह चल रहे हैं, उस समय भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप इसे लगाकर देख सकते हैं, तो ये उनके लिए भी काफ़ी हितकारी होगा। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। भारत में प्रति चक्रवातीय दशाएं विद्यमान होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग ये चैप्टर पूरा पढ़ चुके होंगे। और परीक्षावाणी किताब की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपका पूरा पीसीएस लेवल का मटेरियल आपको उपलब्ध कराता है। तो आर ओ कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। तो ये जो चैप्टर है इसका पूरा नाम है आपका भारत की जलवायु। ठीक है, भारत की जलवायु। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ चुके हैं, बस आपको एमसीक्यू करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत में प्रति चक्रवातीय दशाएं विद्यमान होती हैं। तो प्रति चक्रवातीय दशाएं कब विद्यमान होती हैं, इसके लिए इन्होंने विकल्प दिया है। मध्य मार्च से मध्य जून तक, दिसंबर से मध्य फरवरी तक, फरवरी से मई तक और मई से सितंबर तक। तो जो प्रति चक्रवातीय दशाएं जो होती हैं वो दिसंबर से मध्य फरवरी तक होती हैं। ठीक है, दिसंबर से मध्य फरवरी तक क्या होती है, प्रति चक्रवातीय दशाएं विद्यमान होती हैं भारत में। सेकंड है आपका शिलांग, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली और जोधपुर में सबसे कम वार्षिक तापांतर होगा। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि विषुवत रेखा से, ठीक है, विषुवत रेखा से जो जितने पास होगा उसके दैनिक और वार्षिक तापांतर जो होते हैं वो उतने ही कम होते हैं। यानी उनमें जो दिन और रात में जो तापों का अंतर होगा वो कम होगा, वार्षिक जो ताप का अंतर होगा वो कम होगा। तो विषुवत रेखा नहीं, समुद्र के पास का बात होती है। समुद्र के पास जो होते हैं उनमें जो तापांतर होता है वो वार्षिक तापांतर और दैनिक तापांतर दोनों कम होते हैं। तो देखिए, अगर हम देखें तो शिलांग भी आपका समुद्र से दूर है, तिरुवनंतपुरम आपका समुद्र के पास है, जोधपुर भी समुद्र से दूर है और दिल्ली भी। तो आपका जो तिरुवनंतपुरम है, यहाँ पर जो वार्षिक और दैनिक तापांतर होगा वो बहुत ही कम होगा। अगला प्रश्न उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। पिछले क्वेश्चन में मैंने एक वाक्य गलत बोल दिया था कि विषुवत रेखा के पास नहीं, अभी तो समुद्र के पास। ठीक है, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर किस महानगर का होगा। तो जो समुद्र से दूर होगा उसका वार्षिक तापांतर उतना ही अधिक होगा। तो आप दिए गए विकल्पों में देखिए, कोलकाता समुद्र के पास है, मुंबई समुद्र के पास है, दिल्ली समुद्र से दूर है, चेन्नई समुद्र के पास है। तो सबसे अधिक तापांतर किस महानगर का होगा, तो वो दिल्ली का होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसून वर्षा की जो विशेषता नहीं है वह है, यहाँ पर हमें बताना है कि मानसून वर्षा के बारे में उसका एक क्वालिटी नहीं है, उसका एक गुण नहीं है, क्या नहीं है। मौसमी वर्षा, अनिश्चित तथा नियमित वर्षा, वर्षा का असमान वितरण, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। देखिए, मौसमी वर्षा है, बिल्कुल सही है। ये आपका 1 जून को केरल की तट पर प्रवेश करता है, ये आपको पता है, तो ये मौसमी वर्षा ही है। अनिश्चित तथा नियमित वर्षा, कभी कभी वर्षा ज़्यादा होती है, कभी कभी वर्षा कम होती है, कहीं वर्षा अधिक होती है, कहीं वर्षा कम होती है। तो ये अनियमित तथा अनिश्चित वर्षा होती है। वर्षा का असमान वितरण भी होता है, कहीं ज़्यादा वर्षा होती है किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में कम होता है। वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका ये जो है वो मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है, निरंतरता नहीं होती है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती है। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून, आप देखिए, अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो ये है आपका इंडिया का मैप, और दक्षिण पश्चिम मानसून आपका यहाँ से प्रवेश करता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती है। ऑप्शन आपको दिया गया है राजस्थान में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, पंजाब में। तो आपका जो तमिलनाडु है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा यहाँ पर वर्षा नहीं होती। यहाँ क्या होता है कि लौटते मानसून के द्वारा वर्षा होती है। ठीक है, कोरोमंडल तट पर।
देखिए क्वेश्चन आ गया जिसका कॉन्सेप्ट हमने दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में देखा था। दिल्ली का वार्षिक तापांतर अधिक है क्योंकि, दिल्ली का वार्षिक तापांतर क्यों अधिक है? वार्षिक तापांतर अधिक है क्योंकि हमें यह बताना है। विकल्प आपको दिया गया है, यहाँ अल्प वर्षा होती है, या कर्क रेखा के निकट है, या मरुस्थल के निकट है, या समुद्र से दूर स्थित है। तो समुद्र के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ सम जलवायु होती है, ठीक है, क्योंकि समुद्र का पानी देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है, और उसके अपेक्षा आपका स्थल का जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। तो क्या होता है, वार्षिक तापांतर जो होता है वो कहाँ अधिक होता है? जितना समुद्र से दूरी होगा वहाँ पर वार्षिक तापांतर अधिक होगा। इसलिए हमने कहा था कि दिल्ली में वार्षिक तापांतर अधिक होता है और तिरुवनंतपुरम में वार्षिक तापांतर क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? जनवरी फरवरी में, जून सितंबर में, मार्च मई में, अक्टूबर नवंबर में। देखिए जब आपका मानसून वापस लौटता है, ठीक है, जब आपका मानसून क्या होता है? वापस लौटता है, तो वो क्या करता है, बंगाल की खाड़ी से कुछ जल, चूंकि अब वो क्या होती है कि हवाएं जो है वो स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, तो जब स्थल से समुद्र की ओर चलती है तो स्थल पर तो जलवाष्प उसे मिलेगा नहीं। तो क्या करता है कि जब बंगाल की खाड़ी में थोड़ा प्रवेश करता है तो वहां से कुछ जलवाष्प मिल जाता है और कुछ नमी आ जाती है, और वही चलकर आपका कोरोमंडल तट पर वर्षा करा देता है। तो वो किस महीने में होता है? अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट है, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। ठीक है, जब वर्षा ऋतु होती है तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा नमी कब होती है? तो ये सुबह के टाइम होती है, ठीक है, प्रातः काल के समय में होती है। नेक्स्ट है, कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म मानसून जलवायु AMW पाई जाती है? ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यूपी PCS 99 में पूछा गया है। कोपेन ने मतलब एक कई शार्ट नाम दिए हैं, जैसे AMW है, इस तरीके से इन्होंने कई शार्ट नाम दिए हैं। विभिन्न क्षेत्रों को इन्होंने जलवायु क्षेत्रों को विभाजित किया है। तो आपका जो AMW है वो क्या है? लघु से शुष्क ऋतु वाला मानसून है। ये कहाँ है? गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट, ठीक है, गोवा के दक्षिण में, ये आपका इंडिया है, अगर ये गोवा यहाँ पर, तो इसके दक्षिण में यानी ये पश्चिमी तट है, तो इसे हम क्या कहेंगे? AMW। AMW का मतलब क्या होता है? लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार, ठीक है, लघु गर्म मानसून या लघु शुष्क, ठीक है, तो ये क्या होता है? AMW होता है। इसी प्रकार AS होता है, जैसे शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार, तो ये आपका क्या होता है? शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार, ये आपका कोरोमंडल तट होता है, ये होता है। ये आपका AMW जो है वो आपका क्या है? पश्चिमी तट है, गोवा के नीचे यानी गोवा के दक्षिणी भाग में। तो इस तरीके से कोपेन ने डिवाइड किया है। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है कि इन्होंने आधार क्या बनाया है? तो कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान और वर्षा के वार्षिक मानों को आधार बनाया है। नेक्स्ट है, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र निम्नलिखित में से हैं। ठीक है, शरदकालीन यानी शरद काल में वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु कर्नाटक में होती है, पंजाब राजस्थान में होती है, पंजाब तमिलनाडु में होती है, उड़ीसा कर्नाटक में होती है। मैंने आपको बताया कि शरद काल में क्या होता है कि जो मानसून लौट रहा होता है और जो हवाएं होती हैं वो स्थल से जल की तरफ बहनी प्रारंभ हो जाती हैं, तो स्थल पर वहाँ पर आपको कोई जलवाष्प नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो सूखी हवाएं होती हैं, उसमें नमी नहीं होती है। लेकिन वही हवाएं क्या करती हैं, जब बंगाल की खाड़ी से होकर आगे बढ़ती हैं तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर कुछ जलवाष्प को वो ग्रहण कर लेती हैं और आगे चलकर तो कहाँ आपकी बारिश करा देती हैं? तो ये आपकी बारिश कराती है फिर आगे चलकर तमिलनाडु के क्षेत्र में, ठीक है, तो ये आपका तमिलनाडु के क्षेत्र में करती है। और दूसरी चीज, जब आपकी पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है तो वो इस तरीके से चलता है, तो हिमालय के सहारे थोड़ा मतलब दो भागों में डिवाइड हो जाता है, तो ये आकर आपका पंजाब में बारिश करा देता है। ये शीत ऋतु में ही आपका है। तो शरदकालीन वर्षा क्षेत्र में आपका पंजाब और तमिलनाडु आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा मैदान में पूर्व से पश्चिम वर्षा की वार्षिक मात्रा घटती है क्योंकि, ठीक है, गंगा के मैदान में पूर्व से पश्चिमी वर्षा की वार्षिक मात्रा घटती है। देखिए ये अगर इंडिया है, अगर आपका, तो जब हम इधर की ओर चलते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, तो वर्षा की वार्षिक मात्रा घटती है। इसका कारण क्या? विकल्प इन्होंने क्या क्या दिया है? उच्चावच में सामान्य वृद्धि होती है,
उच्चावच में सामान्य वृद्धि होती है, वायु में नमी की मात्रा क्रमशः घटती जाती है, तापमान बढ़ता जाता है, पश्चिम की और पश्चिमी विक्षोभों की बारंबारता अधिक होती है। देखिए, वर्षा की मात्रा घटने का कारण ये है कि वर्षा में नमी, जो हवाएं उठती हैं उन हवा बादलों में जो होते हैं वो नमी नहीं होती है, ठीक। और नमी नहीं है तो इसी वजह से क्या होगा, वर्षा की मात्रा घट जाएगी, क्योंकि जब नमी नहीं है तो वर्षा होगी कहाँ से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वायु में नमी की मात्रा क्या हो जाती है, क्रमशः घटती जाती है। अब देखिए, कोपेन के अनुसार यक्ष और वायु द्वारा चिन्हित क्षेत्र कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश है। तो इसे कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश क्या क्या कहा जाएगा, तो जो आपका ये राजस्थान का क्षेत्र है तो इसे BWHW कहा जाता है। क्या कहा जाता है, BWHW, BWHW कहा जाता है, ठीक है। तो BWHW का क्या मतलब होता है, W आपका मरुस्थल को दर्शाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, गर्म शुष्क क्षेत्र है, ठीक है, या गर्म मरुस्थल कह दीजिए, ये गर्म मरुस्थल है आपका BWHW। और रही बात ये आपका जो पश्चिमी तट आपका, तो ये AMW है। AMW का अभी हमने बताया था कि क्या होता है, लघु शुष्क ऋतु। ये आपका क्या हो जाएगा, AMW, और ये आपका क्या हो जाएगा, BWHW। तो X आपका BWHW और AMW हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। BWHW आपका राजस्थान वाला क्षेत्र, AMW आपका ये क्षेत्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र के दिए हुए मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 से चिन्हांकित क्षेत्रों को निम्नलिखित विशेषताओं से सुमेलित कीजिए, ठीक है। यहाँ आपको बताना क्या है, ये आपको दिया गया है, कह रहा है आपको 3 ये दे दिया गया है, 1 दे दिया गया है, 2 दे दिया गया है और 4 दे दिया गया है, ठीक। अब आपको क्षेत्र दिया गया है, उसके बाद आपको विशेषताओं में क्या है, आपको इसको विशेषताएं बताना है। जो आप पहले आपको एरिया दिया गया है, इन एरिया की विशेषता ये बताया गया। अब इन एरिया की विशेषता क्या, कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए, जुलाई में माध्य तापमान 32.5 सेंटीग्रेड से अधिक होता है। जुलाई में जो है वो माध्य तापमान होता है 32.5 सेंटीग्रेड से अधिक होता है। तो ये 4 वाले क्षेत्र का होता है, 3 वाले क्षेत्र का होता है, 1 वाले का होता है या 2 वाले का होता है, ये हमें बताना है। तो ये जो होता है वो 1 वाले का, जो माध्य तापमान 32.5 सेंटीग्रेड से अधिक होता है जुलाई में, वो किसका होता है, राजस्थान के क्षेत्र का होता है। फिर क्या है, जनवरी का माध्य तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी अगर हम देखें ए जो है वो आपके एक क्षेत्र को दर्शाता है। ए की जो ए में जो लिखा हुआ है वो क्षेत्र एक की विशेषता है। जनवरी का माध्य तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। तो जनवरी का जो तापमान है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। तो 25, देखिए इसमें आपका जो नंबर 2 है ये क्षेत्र, ये आपका जनवरी में इसका तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा, यानी बी का दूसरा हो जाएगा। शीत ऋतु में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है, तो ये आपका है ये क्षेत्र, जम्मू कश्मीर के आसपास का क्षेत्र और पंजाब के आसपास का क्षेत्र। कुछ कारण क्या है, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। तो सी का आपका तीसरा हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन वर्षा 400 सेंटीमीटर से अधिक है, यानी मानसूनी वर्षा जो होती है, मानसून का जो वर्षा होगा यहाँ पर वो 400 सेंटीमीटर से अधिक होगा। तो ये पूर्वी पहाड़ियों की तरफ होता है, यानी ये क्षेत्र, यानी डी का चौथा, यानी ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। जो पहली विशेषता है वो पहले क्षेत्र की है, दूसरी विशेषता बी वाली विशेषता है वो दूसरे क्षेत्र की है, सी वाली जो विशेषता है वो तीसरे की है, और डी वाली जो विशेषता है वो चौथे नंबर के क्षेत्र की है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नीचे दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपको बताना है कि ये क्षेत्र कौन सा है। देखिए, अगर पहाड़ी ऐसे है और हवाएं ऐसे निकलती हैं तो इसी के सहारे निकलती हैं, ठीक। तो इसके सहारे जब निकलेंगी तो एक तरफ तो बारिश होगी और दूसरी तरफ क्या होगी,
वर्षा वृष्ट छाया क्षेत्र हो जाएगी जिधर वर्षा नहीं होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। देखिए ये सेकंड दूसरे तरफ का है तो ये आपका क्या हो जाएगा, वृष्ट छाया क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में किसके सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती है? ऑप्शन आपको दिया गया है अरावली के, पश्चिमी तट के, गारो, खासी और जयंतिया के या शिवालिक के। देखिए वर्षा वहीं पर होगी जहां पर अवरोध उत्पन्न होगा। ठीक है, नमी लेकर हवा चली आगे, अवरोध मिला तो वहीं रुककर वर्षा करा देती है। लेकिन ऐसा पर्वत जो उसके एकांत समानांतर चल रही हो, जैसे मान लीजिए कि ये पर्वत श्रृंखला है और हवा भी आपकी ऐसे ऐसे बह रही है, तो भाई अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो जब अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वर्षा नहीं होगा। तो यही अरावली पहाड़ी है जो इसके सहारे सहारे ही जो हवा आती है नमी वाली, वो इसके समानांतर ऐसे चलती जाती है, कहीं रुकावट नहीं पैदा कर पाता है अरावली पर्वत। तो इसके सहारे क्या होता है, पर्वतीय वर्षा नहीं होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? जून माह में केरल और कर्नाटक में वर्षा होती है। यहां पर आपको असत्य कथन बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो बिल्कुल 1 जून को वो केरल में प्रवेश कर ही जाता है मानसून आपका। जुलाई माह में 999 मिलीबार की समदाब रेखा पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरती है। इनकी जो रेखा है मतलब दाब होता है उस पर, वो समदाब रहता है और कितना होता है 999 मिलीबार का होता है। ये आपका पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरती है। कुछ इस तरीके से ऐसे गुजर जाएगी समदाब रेखा। फिर क्या है, भारत की जलवायु में ऋतुओं की लय विद्यमान है। बिल्कुल भारत की जलवायु में ऋतुओं का लय विद्यमान है। यहाँ पर ऋतु परिवर्तन से यहाँ पर जलवायु जो है आपका, वो ऋतुओं के बदलने से क्या होता है, आपको बदलाव देखने को मिल जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि देश में मानसून का प्रारंभ पश्चिम बंगाल से होता है। ये गलत है क्योंकि ये केरल से होता है, यहाँ प्रवेश करता है 1 जून को। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और हमसे यही पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए कारण कथन इन्होंने है कि दक्षिणी भारत में ऋतु परिवर्तन उत्तरी भारत की अपेक्षा कम रहता है। फिर कह रहा है कि दक्षिणी भारत में समुद्र का समकारी प्रभाव अधिक रहता है। अब बताना है ए सही है, आर सही है कि ए आर दोनों सही है, और आर जो है वो एक अच्छे तरीके से कारण बता रहा है कि ए गलत है, आर सही या आर गलत, ए सही। इनमें आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आप ये जानते हैं कि दक्षिणी भारत में, मैंने दूसरे और तीसरे नंबर के क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि समुद्र से दूरी उसके ऋतु परिवर्तन में या कह लीजिए तापांतर में अंतर को दर्शाता है। ठीक है, तो वही कारण है आपका। यहाँ पर भी लगता है कि दक्षिण भारत में ऋतु परिवर्तन उत्तर भारत की अपेक्षा कम रहता है क्योंकि समुद्र से इनकी निकटता है। और दूसरा कारण, और इसका कारण क्या है, जो ये कथन मैंने कहा है कि दक्षिण भारत में उत्तर की अपेक्षा ऋतु परिवर्तन कम रहता है, ये कथन हो गया। इसका कारण क्या है, क्योंकि समुद्र का समकारी प्रभाव अधिक रहता है, यानी समुद्र से दूरी कम रहती है इनकी। ठीक है, दक्षिण भारत की। तो बिल्कुल सही है। तो ए जो कारण है, ए जो कथन है, उसका कारण आर जो है वो सही है, यानी ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? जनवरी माह में जेट स्ट्रीम की स्थिति हिमालय के दक्षिण की ओर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होती है। असत्य हमें बताना है। तो जब आप जानते हैं कि हिमालय के, जब यहाँ से आपका जेट स्ट्रीम जो निकलता है, जो ऊपरी क्षुमंडल के पास होता है, तो वो क्या करता है, 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक तो हिमालय के उत्तर में चला जाता है, हिमालय की वजह से जैसे ये आ रहा है हवा और बीच में हिमालय पड़ गया, तो एक ऐसे उत्तर चला गया और एक आपका दक्षिण, हिमालय के दक्षिण में चला गया। तो हिमालय के दक्षिण में भारत है। तो वही कह रहा है कि जनवरी माह में जेट स्ट्रीम की स्थिति हिमालय के दक्षिण की ओर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। तो हाँ बिल्कुल, ये पश्चिम से आया है, पूर्व की ओर जा रहा है। फिर कह रहा है कि जेट प्रवाह की पश्चिमी शाखा भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने में सहायक होती है। तो ये जो जेट प्रवाह की पश्चिमी शाखा है, पश्चिमी क्या कह सकते हैं इसे, दक्षिणी शाखा कहेंगे। जेट प्रवाह आया और इसकी दक्षिणी शाखा जो ये है, ये क्या करता है कि शीतकालीन चक्रवात लाने में सहायता करता है ये। फिर क्या है कि प्रत्यावर्तित मानसून अरब सागर से आर्द्रता ग्रहण करते हैं। तो ये मानसून अरब सागर से आर्द्रता ग्रहण नहीं करते हैं, ये भूमध्य सागर से ग्रहण करते हैं।
कहाँ से ग्रहण करते हैं? भूमध्य सागर से ग्रहण करते हैं, तो ये आपका गलत है। तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट है कि पश्चिमी विक्षोभों से उत्तरी पश्चिमी भारत और तमिलनाडु में वर्षा होती है, तो ये सही है। ठीक है, होता क्या है कि उत्तरी पश्चिमी विक्षोभों से उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा होती है और तमिलनाडु में वर्षा होती है। तमिलनाडु में वर्षा कैसे होती है? तो जब ये विक्षोभ जो है, ये आपका जो दक्षिण वाला है, ये घूमकर पश्चिम बंगाल से होकर जब बंगाल की खाड़ी में जाता है, तो दाहिनी तरफ घूमकर कुछ जलवाष्प ग्रहण करता है और फिर जाकर आपका वर्षा करा देता है तमिलनाडु के पास। चलिए नेक्स्ट है, निम्नांकित में से जहां वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता है वह है। तो सर्वाधिक परिवर्तनशीलता वर्षा की आपको कहां देखने को मिलेगा? तो राजस्थान में परिवर्तनशीलता देखने को मिलेगा। और लास्ट क्वेश्चन आज का है, भारत के अकालग्रस्त क्षेत्रों में वर्षा की परिवर्तनशीलता पाई जाती है। ठीक है, अच्छा पहले तो आप परिवर्तनशीलता को समझ लें कि परिवर्तनशीलता है क्या। तो इसे एक गुणांक के द्वारा दर्शाते हैं जिसे विचरण गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? विचरण गुणांक। और विचरण गुणांक क्या होता है? मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100। ठीक है, यहां से प्रतिशत निकलेगा। अच्छा जिस क्षेत्र का ज्यादा प्रतिशत होगा वहां पर वार्षिक परिवर्तनशीलता अधिक होगी, और इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर वर्षा कम होती है। राजस्थान और गुजरात में क्या है कि विचरण गुणांक 40% से भी अधिक है। इस वजह से क्या होता है कि राजस्थान के मरुस्थलीय भागों और गुजरात के जो कच्छ का इलाका है वहां पर वर्षा कम होता है। ठीक है, तो और कभी कभी तो यहाँ पर 50 से 80% तक पहुंच जाता है। जो वार्षिक विचरण गुणांक है, मतलब विचरण गुणांक इनका जो है वो 50 से 80% तक पहुंच जाता है। तो जो भारत के अकालग्रस्त क्षेत्रों में वर्षा की जो परिवर्तनशीलता है वो वास्तव में कितना होता है? तो वो आपका 30% से अधिक होता है। तो जहाँ 30% से अधिक है वहाँ समझ लीजिए एक तरीके से सूखाग्रस्त है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे, और जिन लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है वो पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पढ़े होंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आरओ की तैयारी के लिए मैं बता दूं आपको कि सबसे बेस्ट बुक अगर आप देखें तो परीक्षा वाणी की ही किताब है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे मंगवा लें, और कम समय में इसमें काफ़ी क्वेश्चन जो होते हैं, आप थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि आपको डाटा याद करने में बहुत ही आसानी हो जाती है तब। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।